खुददार लोग। साले अबू अली उठकर खड़ा हो गया और एक बार फिर मेहनत के लिए अपने आप को तैयार करने लगा। उसने अपने हाथों की उंगलियों पर फूंकें मारी ताकि उंगलियां कुछ गर्म हो जाए। उसके बाद उसने अपने दोनों हाथों को रगड़ा और फिर अपनी बंडी में झुक गया जिसमें मूलियों की बोरियां भरी हुई थी, और फिर सर उठाकर कदमों को मजबूती से ज़मीन पर जमाते हुए पूरी क़ुव्वत के साथ बंडी को ढकेलता हुआ चल पड़ा। उसकी रफ्तार सुस्त थी और उसकी टांगें यूं चल रही थी जैसे कोई साइकिल सवार टांगें चलाता है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। सर के छदरे बाल छोटी गोल टोपी से नज़र आ रहे थे। सब्ज़ी मंडी से गुज़रते हुए अपनी बंडी के लिए रास्ता बनाने के लिए वो चिल्ला रहा था, हटो, रास्ता दे दो भाई, नहीं तो बंडी के नीचे आ जाओगे। जब वो शहर के बड़े बाज़ार से निकल आया तो एक छोटी सी गली में जा पहुंचा। उस गली के एक तरफ कब्रिस्तान और दूसरी तरफ ढलान रास्ता जो फ़लस्तीनी महाजरों के कैंप की तरफ जाता था। जब तक वो अपने पसीने में ही नहा चुका था और उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका हर आज़ू और आज़ाब शल होकर रह गए हैं। उसके कदम मैकेनिकी अंदाज में खुद ब खुद उठ रहे थे। यूं थका मांदा नकाहत ज़दा बंडी को घसीटते चला जा रहा था। उसके जहन में एक धुंधला सा साया आया। वो साया उसके एक लौते बेटे का था जो 2 महीने पहले पैदा हुआ था। यह बेटा 4 बेटियों के बाद दुनिया में आया था। साले अबू अली के सीने में दर्द की लहर उठी। उसका यह बच्चा बहुत सेहतमंद और तरोताज़ा था। अचानक बीमार पड़ गया था और उसने उसके लिए जो दवाएं सरकारी अस्पताल से ली थी वो कारगर साबित ना हुई थी। आज सुबह जब वो घर से निकला तो अपने पीछे अपने उस बीमार और लागार जिस्म वाले बच्चे को बुखार में पकता हुआ छोड़कर आया था। साले अबू अली ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उस वक्त उसका चेहरा कर्ब और अंदरूनी दुख से मस्क हो रहा था। सामने मोड़ था और ऊंचाई भी थी, इसलिए उसे बंडी को खींचने के लिए ज़्यादा क़ुव्वत सर्फ करना पड़ा और फिर वो ऊंचाई पर पहुंचकर ढलान रास्ते पर उतरने लगा। उसका पूरा जिस्म काँप रहा था। उसने सामने देखा, थोड़ी दूर फ़लस्तीनी महाजरों का कैंप था। उसे ख़याल आया कि उस वक्त तमाम बच्चे स्कूल जा चुके होंगे और अब वो किसी बच्चे की ना आवाज़ सुन सकेगा ना ये इसरार कि चाचा साले हमें बंडी पर सवार कर लो। उस इलाके के तमाम बच्चे उससे चाचा साले कहते थे। वो उन्हें बंडी पर सवार कर लिया करता था और सेब जो बोरियों से निकलकर बंडी में गिर पड़ते थे उनमें बांट दिया करता था। जब कभी उसके पास ज़्यादा पैसे आ जाते थे तो वो उन पैसों से टॉफ़ियाँ बांटा करता था। उन बच्चों का ख्याल आते ही उसे अपने बेटे का ख्याल आया। गम और खौफ ने अचानक उसके दिल पर हमला कर दिया। वो अपने आप को बेबस और लाचार महसूस करने लगा। कैंप की कच्ची गलियां और मिट्टी के झोंपड़े दोपहर के वक्त खामोश थी। हत्ता कि उसका दोस्त अहमद हजाम भी दुकान के सामने बेंच पर सोया हुआ था। सब्ज़ी फरोश भी अपनी दुकान के सामने कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था और उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। अबू शुक्री की बकरी बंद थी और कुछ मुर्गियाँ ऐन गली के दरमियान में खड़ी थी। अचानक साले ने महसूस किया कि बंडी बेकाबू हो रही है और उसके हाथों की गिरफ्त कमज़ोर पड़ी गई है। वो अपना तवाज़ुन खो बैठा और ज़मीन पर गिर पड़ा। वो अचानक ज़मीन से उठा और एक लम्हे में वो जान गया कि चमड़े का बेल्ट
जिसे वो गले में डालकर बंडी को खींचता है वो टूट गया है। बंडी की एक तरफ लुढ़क चुकी है और मुर्गियां गली के दरमियान तड़प रही है। जब वह उन मुर्गियों के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि उन मुर्गियों में से एक मुर्गी का भेजा ज़मीन पर बिखरा पड़ा है और दूसरी मुर्गी भी गिर चुकी है। वो खौफज़दा हो गया क्योंकि दो मुर्गियां उसकी बंडी के नीचे आकर हलाक हो चुकी थी। बौखलाते हुए साले अबू अली इधर उधर देखा, उसके पास कोई नहीं था। उसने तेज़ी से बंडी को सीधा किया, मूलियों की बोरियां उठाकर बंडी में रखा, चमड़े के बेल्ट को गांड देकर गले में डाला और तेज़ी से बंडी खींचते कर आगे बढ़ गया। बिला आखिर वो अबू अल हसनत की दुकान तक जा पहुंचा, जहां उसे मूलियां पहुंचानी थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अबू अल हसनत ने उससे पूछा, तुम्हारा चेहरा मौसम्बी की तरह जर्द क्यों है? साले से कोई जवाब ना बन पड़ा। अबू अल हसनत ने कहा, आओ चाय की एक प्याली पीकर जाना। साले अबू अली की आंखों के सामने मुर्दा मुर्गियां आ रही थी। जब वो वापस आ रहा था तो अपने आप को एक चोर महसूस कर रहा था। अब बंडी खाली थी, इसके बावजूद अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था, जाने ये मुर्गियां किसकी है, और अगर मालिक को पता चल गया कि उसकी दो मुर्गियां मेरी बंडी के नीचे आकर मरी है तो मैं उनकी कीमत किस तरह अदा करूंगा। वो जाए हादसे से काफ़ी दूर था। उसने वहाँ लोगों का हुजूम देखा जो एक कार को घेरे हुए थे। जब वो करीब पहुँचा तो उसने अपने दोस्त अहमद हजाम की आवाज़ सुनी, जो कार के ड्राइवर पर गुस्सा झाड़ रहा था। कार ड्राइवर हुजूम में खड़ा बुखलाया हुआ था। लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। तुम्हें मुर्गियों पर कार चढ़ाते हुए शर्म ना आई? कार ड्राइवर चीख चीख कर कह रहा था, अल्लाह की कसम, मैंने उन मुर्गियों को हलाक नहीं किया। अगर तुमने हलाक नहीं किया तो ये कैसे मर गई? झूठ बोलते हो। तुम्हें पुलिस के पास ले जाएंगे, वही फैसला होगा। साले समझ गया क्या मामला है। मुर्गियों की हलाकत का जिम्मेदार उस कार ड्राइवर को ठहराया जा रहा था। मुर्गियों की मालकिन पर रहम करो, वो यतीम बच्चों की माँ है। बेचारी बेवा जुलेखा का गुज़र औक़ात तो मुर्गियों के अंडों पर होती है। साले अबू अली ने जुलेखा का नाम सुनते ही अपने होंठ काट लिए। जुलेखा नादर, बेआसरा और बेवा औरत थी। ड्राइवर चीख चीख कर कह रहा था, मैं कसम खाता हूँ ये मुर्गियाँ मेरे कार के नीचे आकर नहीं मरी। ये कहकर उसने कार का दरवाज़ा खोला, कार में बैठा और कार स्टार्ट करके तेज़ी से कार को वहाँ से भगा ले गया। साले वहाँ अफसोस करते हुए खड़ा रहा और फिर बंडी खींचता हुआ वहाँ से चल दिया। उसके बाद सारा दिन काम करते, चलते, खाते पीते उसे यूं महसूस होता रहा जैसे कोई उसके सीने को नोच रहा है। जब शाम गहरी हुई तो वो घर लौटा। उसने देखा कि उसकी बीवी बीमार बच्चे की चारपाई के पास बैठी मक्खियाँ उड़ा रही है। अब बच्चे की तबीयत कैसी है? उसकी बीवी ने परेशान निगाहों से देखते हुए कहा, उसे खैराती अस्पताल की दवाइयों से आराम नहीं आएगा, हमें उसे फ़ौरन शहर के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। साले अबू अली चारपाई पर बैठ गया। चंद लम्हों तक वो अपनी बीवी को देखता रहा। वो थकी हुई, कमज़ोर दिखाई दे रही थी। बच्चे की अलालत की वजह से वो पिछले 3 रातों से मुताल्लिक़ सो ना सकी थी। साले ने सोचा, अगर मैं मर जाऊं तो इसका क्या बनेगा? ये बेवा होकर बच्चों को किस तरह पालेगी? उसके साथ उसे बेवा जुलेखा का ख्याल आ गया। इतने में बीवी ने कहा, क्या सोच रहे हो? अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, बच्चे को शहर के किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, डॉक्टर अपनी फ़ीस लेगा, दवाइयाँ मुफ्त नहीं मिलेगी, लेकिन बच्चे को तो आराम आ जाएगा, उसकी बीवी ने कह रही थी।
साले अबू अली चंद मिनटों तक कुछ सोचता रहा, फिर खड़ा हो गया और कुछ कहे बगैर घर से निकल गया। कैंप की गलियां मध्यम रोशनी से तारीकी दूर करने की कोशिश कर रही थी। उस मध्यम रोशनी में चलते हुए वो इस सिक्कों की गिनती करने लगा जो उसने आज कमाए थे। आज की मुशक्क़त की कमाई 40 सियास्तर थी और 30 सियास्तर उसके पास पहले से मौजूद थे और उसके पास उस वक्त कुल 70 सियास्तर थे, जो 2 मुर्गियों की कीमत होती है। उसके जहन को कुछ करार सा आ गया। वो अपने दोस्त अहमद हजाम की दुकान के करीब पहुंचा, जो लैंप जला रहा था। उस रोशनी में उसने देखा कि कुछ फासले पर जुलेखा चली आ रही है। उसने सर पर पानी का बर्तन उठा रखा है। उसकी आंखें मंदी हुई थी और चेहरा उदास है। साले के दिल पर फिर दर्द की ठेस उठी और वो सोचने लगा, सारा दिन ये औरत कितनी मुशक्क़त करती है, कपड़ों की सिलाई करती है, मुर्गियाँ संभालती है और यूँ बामुश्किल यतीम बच्चों के पेट भरने के काबिल होती है। एक बच्चा उसके साथ चला आ रहा था, जो साले को देखकर चिल्लाया, चाचा साले, मुझे एक सेब दे दो, भूख लगी है। साले का चेहरा सुर्ख हो गया। वो तेज़ी से अपने दोस्त अहमद की दुकान में घुस गया। अबू अली कैसे हो? अहमद ने पूछा। साले अबू अली ने उदास लहजे में कहा, मैं एक अहम बात करने आया हूँ। क्या बात है? अहमद ने संजीदगी से पूछा। साले अबू अली यूँ तेज़ी से बोलने लगे जैसे वो भारी बोझ अपने कंधों से उतार कर फेंकना चाहता हो। वो कार ड्राइवर नहीं, मैं था, जिसकी बंडी के नीचे आकर जुलेखा की मुर्गियाँ हलाक हुई। अहमद हैरत और दिलचस्पी से साले अबू अली की बातें सुन रहा था। मैं जुलेखा को कीमत अदा करना चाहता हूँ, तुम अभी मेरे साथ चलो। अहमद खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। जुलेखा के घर का दरवाज़ा खटखटाते हुए साले के हाथ कांप रहे थे। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? फिर किसी ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा और फिर पूरा दरवाज़ा खोल दिया गया, क्योंकि जुलेखा उन्हें पहचान गई थी। वो सर झुकाए घर के अंदर दाखिल हो गए। जुलेखा ने पूछा, भाइयों क्या बात है? बहन सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। गलती से भाई साले की बंडी के नीचे तुम्हारी मुर्गियाँ आ गई। अब भाई साले उनकी कीमत चुकाने आया है। साले ने लड़खड़ाती ज़बान में कहा, अल्लाह जानता है इसमें मेरी कोई गलती ना थी, अचानक ये हादसा हो गया था। बहन, साले अबू अली मुर्गियों की कीमत अदा करना चाहता है, अहमद हजाम ने एक बार फिर कहा। चंद मिनटों तक खामोशी छाई रही। फिर जुलेखा ने कहा, हमारी खुददारी इजाज़त नहीं देती कि हादसे में मरने वाली मुर्गियों के नुकसान की कीमत वसूल करें। अल्लाह तुम्हें इस दुनिया और आखिरत में माफ़ कर दे। मेरे बच्चे की ज़िंदगी के लिए दुआ करना। मैं तुम्हारे बीमार बच्चे की सेहत के लिए दुआ करती हूँ। हम सब एक से है। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।